हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायनामिक क्लासेस 9th 10th एंड 11th। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। हमने पिछली वीडियोस में इक्वेशन तक कवर करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले देखें, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने पिछली वीडियो में केमिकल इक्वेशन तक कवर करा है, आज हम उसके आगे की बात करेंगे। तो आज एक क्वेश्चन सबसे पहले तो व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें दोनों साइड एटम बराबर होते हैं। लिखेंगे कैसे? अ रिएक्शन इन विच एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ, और ओनली इन लिख दो, इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, या फिर LHS इज इक्वल टू RHS। हम ऐसा ही बोल सकते हैं, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर हो। एग्जाम्पल के लिए C+O2, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि देखो कार्बन का भी एक एटम इधर और ऑक्सीजन के दो एटम, सिमिलरली कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन। अब एक ऐसी इक्वेशन होती है जो बैलेंस्ड ना हो, अनबैलेंस्ड हो, तो हम ऐसी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। पर क्वेश्चन ये कि आखिर हमें ऐसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। चलो क्वेश्चन लिखता हूँ। Why do we need to balance chemical इक्वेशन? हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? तो इसका आंसर हम सिमिलरली लिख लेंगे, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें इक्वेशन लिखा जाता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है क्या, वो पूरा आंसर लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? टू फॉलो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ये दोनों ही एक लॉ है जो कि 5 बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में आते हैं, जो कि हम आगे 11th में ही पढ़ेंगे। ये उन्हीं 5 में से 2 लॉ हैं जिसकी वजह से हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और तीसरा आंसर लिखेंगे, टू मेक इक्वेशन, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव करने के लिए। और देख लें मैंने क्या लिखा है, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू फॉलो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब इन दोनों लॉ को समझाने का वक्त आता है। सबसे पहले तो बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ हमारा बोलता है कि जो मास है ना, वो कंजर्व रहेंगे, यानी दोनों साइड इक्वल मास रहेगा किसी भी केमिकल इक्वेशन में। एग्जांपल देता हूँ, मान लो पानी वाला रिएक्शन है, H2+O2 रिएक्ट करके बनाते हैं H2। अब देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और है कितने 2 हाइड्रोजन, यानी 1 × 2 = 2।
ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 16 दूनी 32, 16 इंटू 2 32। लेकिन जब यहाँ पर जोड़ेंगे ना तो H2 कितना है 1 इंटू 2 प्लस 60 जो कि आता है 18। अब यहाँ पर तो 18 है लेकिन यहाँ पर कितने 32 और 2 टोटल कितने 34। अब इसको 34 करने के लिए ना पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना, ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 32 है। तो इसको 16 मान के क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 16 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2 2 4। लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 ही हैं तो यहाँ पर भी 2 से करना पड़ेगा। अब देखो अब हो गया बैलेंस। अब इनका टोटल मास जोड़ोगे अगर इनका तो हाइड्रोजन कितने 4, यहाँ पर भी इस पूरे को ऐसे करेंगे। तो अब बात आती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब किसी भी रिएक्शन में एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होकर ही कंपाउंड बनाएंगे, उससे अलग रेशियो नहीं हो सकता उस कंपाउंड में, चाहे फिर वो कैसे भी बनाओ। अगर बनेगा तो रेशियो बाय मास दोनों एलिमेंट का फिक्स ही होगा। एग्जांपल के लिए H2 प्लस O2 इनका रेशियो करेंगे तो 4:32, 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन का 16 2 जा 32। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 16, इसको फिर और डिवाइड करेंगे तो 1:8। अब ये रेशियो 1:8 ही रहेगा चाहे कैसे भी वाटर बनाए। इसका देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्यों बैलेंस करते हैं, इसमें तो इसका कोई यूज़ नहीं है, पर मैंने फिर भी ऐसे लिख दिया ताकि थोड़े पॉइंट बढ़ सके, या थोड़ा एक होता है ना कि हाँ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है बच्चे ने जो लिखा है वो बोर्ड एग्ज़ाम में जो टीचर चेक करे उसको लगे कि हाँ इसको आता है, इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए लिखा हुआ मैंने। और तीसरा पॉइंट है टू मेक इन्फॉर्मेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जाती है बैलेंस करने से। मतलब इसमें देखो पता चल रहा है ना 2H2 लिखा, तो यानी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल वाटर बना रहा है। इससे हमें ये नॉलेज मिली ना इन्फॉर्मेटिव, इसलिए तो ये 3 पॉइंट है। इसको जैसे समराइज़ कर देता हूँ मैं एक बार। पहला था व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच एटम्स आर इक्वल इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एटम प्रोडक्टेंट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल हो। जैसे C प्लस O2 CO2 बनता है तो कार्बन साइड 1 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, टोटल 3 एटम। सेम यहाँ पर कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है और एक इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ही बोलते हैं। अब व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नेदर डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स इनटू वन फॉर्म टू अनदर। हालांकि ये बात झूठ साबित हो चुकी है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा होता है पर हम ऐसा नहीं मानते। और दूसरा पॉइंट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये मैंने आपको समझा दिया कि एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, और इन्फॉर्मेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, इससे इक्वेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। तो आज के लिए ये ख़त्म करते हैं। अब अगली क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।